साल 2010 एक बच्चे का जन्म होता है और उसके माँ बाप बहुत खुश हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। मात्र 10 दिन बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। माँ बाप गर्भनाल यानी कि जो नाल पेट में बच्चे को माँ से जोड़ती है उसे संभाल कर रख लेते हैं याद के तौर पर। साल 2021 में एक बार फिर ये जोड़ा माता पिता बनता है, पर 3.5 महीने बाद उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। कुछ साल बाद ये जोड़ा एक बच्चे की चाह में एक IVF क्लिनिक जाता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। डॉक्टर 14 साल से संभाली हुई वो गर्भनाल मंगवाती है, कुछ टेस्ट करती है और ये गर्भनाल कुछ राज खोल देती है। दोनों बच्चों की मौत की वजह सामने आती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है हरियाणा के रहने वाले सविता और ब्रह्म प्रकाश जी की। इनकी कहानी हर उस इंसान के लिए जानना ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है। आज सेहत के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। ये वो टेस्ट हैं जो होने वाले माता पिता को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता देते हैं। कुछ बीमारियों और समस्याओं का वक्त से पहले पता चल जाता है, जैसे सविता और ब्रह्म प्रकाश जी को आखिरकार पता चला। जो लोग बच्चा प्लान कर रहे हैं उनको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इनसे क्या पता चलता है, कितना खर्च होता है, ये हमें बताया IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने। सुनिए। सबसे पहले अपनी जो बातचीत की शुरुआत है मैं इस केस से ही करना चाहूँगी। जहाँ तक मैंने इस केस के बारे में पढ़ा, मुझे पता चला 2010 में जो डिलीवरी हुई थी सविता जी की वो नॉर्मल डिलीवरी थी और 2021 में जो डिलीवरी थी वो सिजेरियन थी। अगर आप हमें ये बता सकें क्या समस्या आई, क्या मेडिकल इशू आए दोनों बच्चों के साथ जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई? सरवत, पता है क्या हुआ, मैं 6 महीने पहले ये कपल मेरे पास आया। मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ एंड दिस कपल कम्स और ये मुझे अपनी हिस्ट्री देने लगे। इन्होंने मुझे बताया कि 2010 में इनको एक बेबी बॉर्न हुआ, जिसको 10 दिन बाद इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया और उस बेबी की डेथ हो गई। मैंने पूछा डेथ क्यों हो गई, तो बोला डॉक्टर ने इतना बताया कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था और उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। मैंने पूछा कोई टेस्ट हुए थे, तो बोले बेसिक टेस्ट था, कोई और जेनेटिक टेस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर इनकी दूसरी एक बेटी पैदा हुई जो बिल्कुल नॉर्मल है और वो उस बेटी को अपने साथ लेकर आए थे। फिर इनके 3 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई जिसमें ट्यूब में बच्चा फंस जाता है और तीनों बार उनकी ट्यूब्स दोनों तरफ की निकाल दी गई। फिर 2021 में इनका एक बार फिर से एक बेटा हुआ जिसको इन्होंने एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया कि भाई हमें अब तो इसकी जान बचानी ही है। 3.5 महीने बाद उस लड़के की भी डेथ हो गई। अब मैंने पूछा क्यों, फिर वही वेंटिलेशन पे डाला और बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, उसके फेफड़े पूरे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने पूछा कोई टेस्ट हुआ, कोई जेनेटिक टेस्ट कराया? उन्होंने बोला नहीं, कोई टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन मैडम अब आप मुझे एक बच्चा करके दीजिए क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल अकेली है और मुझे अपना बच्चा चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे बाहर का अंडा दे दो, बाहर का स्पर्म दे दो, मुझे अपने वाइफ के अंडों से और अपने खुद के स्पर्म से बेबी करना है। अब बीइंग एन IVF स्पेशलिस्ट, अगर मैं उसे फिर से बच्चा करा दूं, सिर्फ एग्स ले लूं, स्पर्म ले लूं, बेबी बना के डाल दूं और फिर से डेथ हो जाए, दैट इज़ नॉट एक्चुअली, वो नहीं करना है हमको। तो अब मुझे सबसे पहले ये मिस्ट्री सॉल्व करनी थी कि उन दोनों बेबीज़ को ऐसा क्या हुआ था कि वो एक्चुअली उनकी बर्थ के बाद डेथ हो गई। हमने इस पर काफ़ी सोचा। मैंने अपनी जेनेटिसिस्ट टीम के साथ बैठे, हम जेनेटिक काउंसलर्स के साथ बैठे। हमें एक आइडिया आया। हमने उस कपल को फ़ोन करके पूछा क्या तुमने किसी भी बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड रखी हुई है? क्योंकि हम सब लोग वो 7 दिन के बाद जब वो झड़ती है तो उसको एज अ मेमोरी रख लेते हैं। लकली उसने अपने फर्स्ट बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करके रखी हुई थी और एक उसमें बंधा हुआ था वो टिश्यू पेपर में। ही सेड हाँ मैम मुझे मिल गई है और मैं लेके आ रहा हूँ। मेरी जेनेटिक्स टीम में उसमें से DNA निकाला। लकली उसमें से इतना बढ़िया DNA मिला है और उसमें से हमने वो जीन निकाली जो उस बेबी में थी, अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसमें से CFTR जीन पॉजिटिव आया। ये क्या होता है? It is a disease known as cystic fibrosis. It is a genetic disorder जो families में रन करता है। अब इसमें क्या होता है, अगर फादर
के एक क्रोमोसोम पे वो जीन है, मदर के एक क्रोमोसोम पे वो जीन है। सो अगर 4 बच्चे बन रहे हैं तो उसमें से एक बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होगी कि बच्चा सांस नहीं ले पाता है, या फिर बच्चे के डायरिया हो जाएगा बार बार, या फिर बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मल्टीसिस्टिक। सो द मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड। द बेबी हैड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड देन व्हाट वी डिड इज, हमने फिर पेरेंट्स का टेस्ट कराया जिनको एक्चुअली सिस्टिक फाइब्रोसिस कैरियर थे। वो मतलब माँ और बाप दोनों में इस बीमारी के जीन मौजूद थे। एग्जैक्टली मैं ये एक बार आपको समझाना चाहूँगी। बिल्कुल डॉक्टर गौरी, इससे पहले आप हमें ये समझाएं, मुझे एक बात ये बताइए, आपने बोला माँ और बाप दोनों में इस बीमारी के जीन मौजूद थे, पर क्या पूरी ज़िंदगी दोनों को ही नहीं पता चला उन्हें इस तरह की कोई बीमारी है या कोई लक्षण इस बीमारी के सामने आए? सो सरबत, इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसमें अगर एक ही क्रोमोसोम पे जीन है तो दे आर नोन एज कैरियर्स। जो कैरियर्स होते हैं उनमें लक्षण नहीं आते हैं, जो एक्चुअली अफेक्टेड होते हैं उनमें ही लक्षण आते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ। हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा फादर है और मान लीजिए ये हमारी मदर है। अब फादर और मदर के एक ही क्रोमोसोम पे जीन थी, यानी कि ये कैरियर है, तो इनमें कोई लक्षण नहीं आएंगे क्योंकि इनके सिर्फ एक क्रोमोसोम वाले पार्ट पे CFTR जीन थी। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो एक कॉम्बिनेशन ये बना जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन आ गई, इसीलिए बच्चे में लक्षण आए और वो सर्वाइव नहीं कर पाया। जो और बच्चे बन सकते हैं वो एक कॉम्बिनेशन ये है, सॉरी ये वाला, एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें एक ही क्रोमोसोम पे जीन है। एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें एक ही क्रोमोसोम पे जीन है, और एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है। सो ये कैरियर बच्चे हुए जिनमें कोई लक्षण नहीं आएंगे, और ये अफेक्टेड बच्चा था जिसमें दोनों क्रोमोसोम पे जीन आए। दैट इज वाई वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अगर कोई भी बच्चा बर्थ के बाद सर्वाइव नहीं करता है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सर्वाइव नहीं करता है, जेनेटिक टेस्टिंग मैंडेटरी है आजकल। बिना जेनेटिक टेस्टिंग के आप कॉज बहुत सारे केसेस में पता नहीं कर सकते, और उनकी फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी मैं इन कपल्स को हेल्प कैसे कर सकती थी। अब मुझे पता चल गया कि इनको CFTR जीन पॉजिटिव है, उस बेबी को CFTR जीन था। तो हमने क्या किया, हमने उसके बाप किया और माँ का ब्लड टेस्ट भी कराया, और पता चला कि उनमें भी एक एक जीन है जो CFTR पॉजिटिव है। तो एटलीस्ट मुझे ये पता था कि उसके फादर में और उसके मदर में CFTR जीन पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करने वाले थे, हमने करी पेरेंट्स की काउंसलिंग, और हमने उनको काउंसिल किया IVF विथ PGTM। ये क्या होता है? अब हम सबको पता है हम IVF में क्या करते हैं। हमने अंडे निकालने हैं, उनको हस्बैंड के स्पर्म से मिलाना है, और इससे हम बेबीज बना लेते हैं। और इन बेबीज की हम पहले जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे बाहर ही CFTR जीन के लिए। जिस बेबी में CFTR जीन नहीं मिलेगा उसी बेबी को हम फिर मदर के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, एंड देन हम कंफर्टेबली सो सकते हैं इस बात पे कि हमने एक हेल्दी प्रेगनेंसी की, और हमें यह भी पता है कि ये बेबी हेल्दी होगा और बर्थ के बाद सर्वाइव करेगा। सो अगर किसी भी हॉस्पिटल्स में
या हमारी किसी क्लिनिक्स में हमें लगता है कि कोई बच्चा जेनेटिकली हेल्दी नहीं है या फिर बर्थ के बाद सर्वाइव नहीं कर रहा है, जेनेटिक टेस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टुडे। जैसे डॉक्टर गौरी अभी आपने पूरा इतना अच्छे से हमें समझाया, एक चीज़ मुझे ये पता चली है कि अगर माँ बाप में एक एक जीन है किसी बीमारी का, हो सकता है वो एक बच्चे में आए और दूसरे बच्चे में ना आए। तो क्या वजह ऐसी होती है कि एक में आया और दूसरे में नहीं आया? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ साइंस है इसके पीछे? सरबत, ये सिर्फ किस्मत का खेल है। अब इस केस में भी तो देखो, इनके पास एक बेटी है जो बिल्कुल हेल्दी है और सिस्टिक फाइब्रोसिस कोई सेक्स लिंक्ड बीमारी नहीं है, सो वो लड़कियों में भी आ सकती है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है? अगर आप मतलब ये एक बीमारी क्या है, अगर आप सिंपल भाषा में समझाएं? एक सिंपल डिसऑर्डर है जो फैमिलीज में रन करता है। एंड इसमें क्या होता है कि हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं या डायरिया हो जाता है, और इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। तो अगर ग्रेड बहुत सिवियर है तो सर्वाइव करना मुश्किल है, बट लोग सर्वाइव करते हैं। इवन अर्ली स्टेजेस में भी जो कम सिवियर हैं वो लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मुझे पूरी ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन उससे एक चीज़ तो समझ में आ गई, जेनेटिक टेस्टिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अब क्या अगर आप IVF से अगर बच्चा पैदा कर रहे हैं सिर्फ तो ही जेनेटिक टेस्टिंग आपको करानी चाहिए या हो सकती है, या फिर जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें भी जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है और की जा सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है सरबत, और मुझे ये एक्चुअली सबको बताना है कि आज की जनरेशन में एवरी प्रेगनेंसी, चाहे वो नॉर्मल कंसीव्ड हो या IVF के थ्रू कंसीव्ड हो, शुड बी कंसिडर्ड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा आनुवंशिक बीमारियां आ गई हैं कि हमें एवरी प्रेग्नेंट वुमन को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए ज़रूर एडवाइस करना चाहिए। सो कोई भी प्रेगनेंसी हो, 10 से 13 हफ्ते के बीच में एक मार्कर होता है, ड्यूल मार्कर, जो हमें ये बताता है कि कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है फॉर 3 क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम 13, 18 एंड 21, कि बेबी में कोई ये जेनेटिक इश्यूज तो नहीं आए हैं। इसके साथ एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं। सो ये दोनों चीज़ें, ड्यूल मार्कर एंड NT-NB अल्ट्रासाउंड, होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ड्यूल मार्कर या NT-NB स्कैन में कुछ भी आता है जो नॉर्मल में नहीं है तो घबराना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक सिंपल टेस्ट कर सकते हैं जिसमें से माँ के यूट्रस के अंदर जो बच्चा ग्रो हो रहा है उसके अराउंड बहुत सारा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। हम सुई डाल के थोड़ा सा वो एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उसको हम फिर भेजते हैं एक जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जिसको कहते हैं माइक्रोएरे, जो एक लगभग 99% कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और ये बता देगा कि वो बेबी जेनेटिकली हेल्दी है कि नहीं। बट इस एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के लिए आपको तभी करना है जब आपका ड्यूल मार्कर या NT-NB ठीक ना आए। तो ये सारे जो टेस्ट हैं इनके बारे में हम तफसील से एक एक करके बात करेंगे कि कौन सी बीमारियां रोक सकते हैं, इन टेस्ट का नाम क्या है, कब करवाने चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ, हमने जैसे अभी हम सविता जी और ब्रह्म प्रकाश जी के केस के बारे में बात कर रहे थे कि हमें ये तो पता चल गया कि जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से कि जो आने वाला बच्चा है उसमें ये बीमारी होगी या नहीं होगी, पर क्या ये तरीका कुछ है हमारे पास कि हम उस बीमारी को रोक सकते हैं उस आने वाले बच्चे में? क्या रोका जा सकता है? तो हम वो बीमारी तभी रोक सकते हैं जब हम IVF करें। ओके। सो IVF में क्या होता है आपको पता ही है, हम अंडे निकालते हैं, स्पर्म निकालते हैं और हम बेबीज़ बना लेते हैं जिनको हम एम्ब्रियोज बोलते हैं। अब इन एम्ब्रियोज पे हम 2 तरीके की जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। एक होती है PGT-A, जिसमें हम सारे एम्ब्रियोज को नॉर्मल स्क्रीनिंग करते हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो किसी बेबी में नहीं है। और दूसरा होता है PGT-M, जिसमें हम एक स्पेसिफिक डिजीज़ देखते हैं उन एम्ब्रियोज में। मान लीजिए किसी की फैमिली में थैलेसीमिया है, किसी की फैमिली में जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो वो हम स्पेसिफिकली उन क्रोमोसोम्स में देखते हैं। तो एक आपका PGT-A हो गया, एक आपका PGT-M हो गया। सो हम ये दोनों जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और जो भी बेबी हेल्दी निकलता है वही बेबी हम ट्रांसफ़र करते हैं।
ओके, तो ये आईवीएफ में तो चलिए पॉसिबल है, पर अगर नेचुरल प्रेगनेंसी है उसमें कोई तरीका नहीं है कि रोका जा सके, भले ही आपने जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता कर लिया कि आने वाले बच्चे में ये बीमारी हो सकती है? नहीं, हम वो उसमें नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे अंदर या हमारे हस्बैंड में या हमारी फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या हमारा पहला बच्चा जेनेटिकली एबनॉर्मल है तो और हम प्रेग्नेंट हैं, तो हम 10 से 13 वीक्स के बीच में एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, जिसमें हम थोड़ा सा प्लासेंटा का टुकड़ा लेते हैं और उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि कपल है वो ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, पर हो भी जाती है प्रेगनेंसी, पर हर कुछ महीने में एक मिसकैरेज हो जाता है और ऐसा 2-3 बार होता है उनके साथ। तो ये क्या कोई खतरे की घंटी है और उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए उस वक्त कि शायद कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहा है? मुझे तो लगता है आई थिंक मेरे पास ओपीडी में रोज़ एक ऐसा पेशेंट होता है जिसके रिकरेंट अबॉर्शंस हो गए हों, जिसका बार बार अबॉर्शन हो रहा है। कोई कहता है कि मेरे 8 हफ्ते पे हार्ट बीट नहीं आ रही, 10 हफ्ते पे हार्ट बीट चली गई, 7 हफ्ते पे हार्ट बीट आई नहीं। ऐसे कपल्स आते हैं 2 अबॉर्शन के साथ, 3 अबॉर्शंस के साथ। और आज के ज़माने में 1 बच्चा 2 बच्चे से ऊपर कौन करता है? एंड सब लोग वर्किंग हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम इसी में अपनी ज़िंदगी लगी हुई है हमारी। एंड देन वो आके ये बोलते हैं कि हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, आईवीएफ डॉक्टर्स को दिखाया, दे ऑल आर सेइंग आप डोनर एग्स ले लो। सो मेरे पास एक कपल आया with 2 recurrent abortions and he said मुझे बाहर बोल दिया गया है आप डोनर एग्स ले लो, यानी बाहर से अंडे ले लो तो आपका ये अबॉर्शन रुक जाएगा। हमने इनका जेनेटिक टेस्टिंग किया, कैरियोटाइप, सिंपल कैरियोटाइप एक ब्लड टेस्ट है जो हमारे ये 23 क्रोमोसोम्स हैं, इनको डिटेक्ट करता है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमें पता चला हस्बैंड के एक क्रोमोसोम में एक हल्का सा डिफेक्ट था। हमने कुछ नहीं किया, हमने आईवीएफ किया, उसके बेबीज़ की टेस्टिंग करी, हेल्दी बेबी अंदर डाला और उसको आज ट्विन प्रेगनेंसी है। तो मेरा प्लीज़ सबमिशन है कि सबके लिए कि अगर किसी के बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या बच्चा नहीं रुक रहा है, आपको बाहर के एग्स, बाहर के स्पर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंडे अपने स्पर्म से करा सकते हो, बट आपका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। क्या वो जेनेटिक रीज़न की वजह से हो रहा है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है या फिर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, बट पहले अपनी टेस्टिंग कराओ। क्योंकि एक्चुअली सच बताऊँ तो जेनेटिक्स की ना अवेयरनेस बहुत कम है। अगर कोई जोड़ा प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, यानी अभी प्रेग्नेंट हुआ नहीं है इंसान, होगा, पर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, उस वक्त कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी से पहले किसी जोड़े को करवाने चाहिए, औरत का भी और पुरुष का भी, दोनों के? कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं और वो कौन कौन सी बीमारियां रोक सकते हैं? सबसे पहले बीमारियों की बात करते हैं, फिर आप उनके टेस्ट बताइएगा। बिल्कुल। आजकल जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद बच्चे में आ सकती हैं, वो सबसे पहली है थैलेसीमिया। इवन गवर्नमेंट ने थैलेसीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, सिकल सेल अनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं ताकि वो बच्चों में ना आ पाए। थैलेसीमिया क्या है ये भी समझा दीजिए। थैलेसीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें 2 तरीके के हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अगर हमारा बीटा वाला चेन नहीं बनता है हीमोग्लोबिन में तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, और अगर अल्फा नहीं बनता है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। बीटा थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। अब अगर ये बच्चे में आए तो इसमें क्या होता है कि हर 21 दिन में बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है और लाइफ लॉन्ग, यानी पूरी ज़िंदगी हर 21 दिन पे आपको खून जाके चढ़वाना होता है। हाँ, और आप सोचो उन पेरेंट्स का क्या ट्रॉमा होगा जिसको हर 21 दिन में अपने बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होगा। और अगर ना करवा पाए इंसान तब तो बहुत मुश्किल है बच्चे का सर्वाइव करना। ये बीमारी प्रेगनेंसी से पहले पता की जा सकती है कि बच्चे में आएगी या नहीं? बिल्कुल। एक सिंपल टेस्ट होता है HPLC, मुश्किल से 600-700 रुपए का टेस्ट है, और हर प्रेगनेंसी करने से पहले हर प्रेग्नेंट वुमन को और उसके हस्बैंड को ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। सॉरी, प्रेग्नेंट वुमन नहीं, हर
वाइफ को और हर हस्बैंड को ये HPLC का टेस्ट करा लेना चाहिए, बिकॉज थैलेसीमिया डिटेक्ट हो सकता है। दूसरा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA। अभी मेरे पास एक कपल आया है बिहार से, उसके 3 अबॉर्शन हो गए। चौथे अबॉर्शन पे उसके बच्चे की 3 महीने पे जेनेटिक टेस्टिंग हुई और उसमें निकला स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बच्चे ना ये चल सकते हैं, ना बैठ पाते हैं, ऐसी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या ये वही बीमारी है जिसमें ये करोड़ों का हम सुनते हैं इंजेक्शन लगता है, जीन थेरेपीज एंड ऑल दैट? 14 करोड़ 18 करोड़ आप ऐसे। सोचो, और वो कितना कॉमन है। अब उसको करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं MLPA। MLPA। ठीक है, मतलब 4,000 5,000 का टेस्ट है, बट आप सोचो ना, ये आज अगर आपने करा लिया तो कितना बड़ा बर्डन आप कम कर लेते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि प्रेगनेंसी से पहले अगर हम अवेयरनेस फैलाएं कि आप ये टेस्ट कराओ। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आपका फर्स्ट 3 मंथ्स में चेकअप होता है, अगर उस वक्त भी हो जाए तो हम ये चीज़ें रोक सकते हैं। चलिए, ये वो टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको अपने करवा लेने चाहिए, प्रेग्नेंट होने से पहले। मैं बार बार ये चीज़ साफ करना चाहती हूँ। और इसमें एक और टेस्ट है जो थोड़ा महंगा है, बट उसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल टेस्ट। ये क्या होता है? ये एक जेनेटिक टेस्ट है जिसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों के ब्लड टेस्ट लेते हैं और इसमें सारी जीन्स जो डिफेक्टिव होती हैं वाइफ में या हस्बैंड में, वो बाहर निकल के आ जाती हैं। मतलब जो बीमारियां हो सकती हैं उनका पता चल जाता है। बट ये महंगा टेस्ट है बिकॉज ये आपकी पूरी बॉडी का वैल्यूएशन है। कितना महंगा? लगभग 10,000 का। 10,000 में आपकी एक एक बीमारी पता चल सकती है कि आने वाले बच्चे को ये होंगी या नहीं। और ये लोग कपल्स कराते भी हैं जिनको पता है कि हमारी फैमिली में थैलेसीमिया चल रहा है या हमारी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या हमारे बहुत सारे पुश्तों में कहीं पहले कोई डाउन सिंड्रोम बेबी था, तो दे वांट टू गेट द टेस्ट डन। सो बहुत सारे कपल्स आते हैं ये भी कराने। बट अगर आप देखा जाए तो यूनिवर्सल प्रोग्राम में HPL से MLPA, ऑब्वियसली HIV HBsAg तो हम करते ही हैं बेसिक ब्लड टेस्ट, ये HIV AIDS के टेस्ट। हाँ, बट ये दोनों टेस्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप ऐसे कपल्स को देखोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब जेनेटिक टेस्टिंग इतनी यूनिवर्सल कर देनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उन कंपनीज़ को जो जेनेटिक टेस्टिंग के किट्स और मशीन्स प्रोवाइड करते हैं कि कॉस्टिंग उन्हें कम करवानी चाहिए, पैसे इसके कम होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अवेल कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो अफोर्ड करता है वो तो करा ही लेता है, जो बेचारा नहीं कर सकता उसके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक है। इस तरीके के टेस्ट जैसी आयुष्मान भारत है या फिर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेता है प्राइवेट, क्या उनमें कवर होते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एंड मेडिकल इंश्योरेंस को अब ये टेस्ट लाने चाहिए। अब एक बार माँ प्रेग्नेंट हो गई, उस वक्त उसे कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो ज़रूर करवाने चाहिए और ये टेस्ट किन किन बीमारियों को रोक सकते हैं? सो जैसे मैंने पहले कहा, जब सबसे पहले प्रेगनेंसी का चेकअप होता है तो हम बेसिक ब्लड टेस्ट तो सबको ही पता है, किडनी का टेस्ट, लिवर का टेस्ट, हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, ये सब चेक होता है। लेकिन HPLC अगर वो पहले नहीं हुआ है तो थैलेसीमिया की टेस्टिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में। उससे एटलीस्ट हम थैलेसीमिया रोक सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है और हस्बैंड का भी थैलेसीमिया कैरियर आता है और वाइफ का भी, तो हमको 10 हफ्ते पे एक CVS करके ये पता करना पड़ेगा कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। CVS टेस्ट है विच इज़ कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, जिसमें हम हल्का सा प्लेसेंटा का टुकड़ा लेके टेस्टिंग करते हैं पता करने के लिए। सो ये एक है। उसके बाद जब औरत 10 हफ्ते से 13 हफ्ते के बीच में होती है तो मैंने आपको बताया एक ड्यूल मार्कर टेस्ट है विच इज़ अ सिंपल ब्लड टेस्ट, जो ये बताता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें 13, 18 और 21 क्रोमोसोम का टेस्ट हो सकता है। इसके साथ एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कहते हैं, जिसमें बच्चे के पीछे जो ये नेक होती है इसकी स्किन थिकनेस को मेजर करते हैं।
अच्छा, उससे क्या पता चलता है? इट्स अ मार्कर कि बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। सो 11 से ये 10 से 13 हफ्ते के बीच में जो ये दोनों टेस्ट हैं, ड्यूल मार्कर और अल्ट्रासाउंड, ये दोनों हर प्रेग्नेंट वुमन को कराने हैं। आईवीएफ में तो आप काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, पर नेचुरल प्रेगनेंसी में कंट्रोल करने का क्या तरीका है? सी, आप कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते, आप चेक कर सकते हो। बट अगर 12 हफ्ते पे आपका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आता है, सो आप उसको 20 हफ्ते के पहले तक अबॉर्ट करने की परमिशन है सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल। ओके। क्योंकि अगर कोई जेनेटिक इशू है, सो डेफिनेटली पेरेंट्स हैव द राइट टू अबॉर्ट देयर चाइल्ड। ये जो टेस्ट है, अगर आप एक बॉल पार्क फिगर दे दें कि इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक खर्चा हो जाता है, कितना होता है? सो जैसे NT-NB स्कैन जो होता है और ड्यूल मार्कर, उसमें तो ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, वो आपका 1000-1500 रुपये में निपट जाता है। और एक बार फिर से रिपीट कर दिए, इन टेस्ट से क्या बीमारियां हैं ताकि ड्यूल मार्कर में तो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं और NT-NB स्कैन में भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं। ये एक अल्ट्रासाउंड है और एक ब्लड टेस्ट है जो हर प्रेग्नेंट वुमन को कराना ही कराना है, और इसमें मुश्किल से वही 1000-1500 रुपये का खर्चा है। इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जिसमें भी लगभग आपका 20 से 25 हज़ार का खर्चा है, या फिर NIPT ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें 5 से 7 हज़ार का खर्चा है। तो कुल मिलाकर 1000, 20,000, 25,000 तक का खर्चा आता है फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट। और उसके बाद तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका ड्यूल मार्कर और NT-NB स्कैन ठीक है, तो फिर आपको कुछ भी कराने की सख्त जरूरत नहीं होती है। और अगर समस्या निकल आई कोई, तो फिर एमनियोसेंटेसिस और NIPT कराना पड़ता है। और अगर ये IVF के केस में बात कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई समस्या निकली तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि बीमारी के उस जीन को आप हटा सकते हैं? नहीं हम सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे 4 बेबीज हैं, अच्छा। इनमें से ये बेबी नॉर्मल है, हम वो डाल सकते हैं, लेकिन जीन एडिटिंग इज नॉट अलाउड। अच्छा, अलाउड ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है या अलाउड नहीं है? सी, पॉसिबल तो रिसर्चेस में बहुत कुछ है, बट जीन एडिटिंग इंडिया में अभी भी अलाउड नहीं है। पुरुषों के लिए कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप एज अ डॉक्टर रिकमेंड करेंगे और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए? तो सर्व देखो, पुरुषों के लिए HPLC तो होना ही है, थैलेसीमिया, बिकॉज स्पर्म तो हस्बैंड का ही है जी। लेकिन बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जिनका स्पर्म काउंट निल है या 0 है। ओके। उनका जेनेटिक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक टेस्टिंग क्यों इतनी ज़रूरी है आपने सुना। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और इन टेस्ट के बारे में जानकारी लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।